जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में हम एरिस्टोटल को कवर कर रहे थे और एरिस्टोटल करते हुए आई मेड दिस वीडियो फॉर अबाउट 90 मिनट्स 98 मिनट्स समथिंग लाइक दिस। तो वो 1.5 घंटे से ऊपर की वीडियो मैंने बनाई, बट यू गाइज कुड ओनली वॉच 47 मिनट्स लॉन्ग वीडियो बिकॉज द कैमरा थिंग इक्विपमेंट माल फंक्शन, सो देयर वाज नो ऑडियो इन द रिमेनिंग लेक्चर, सो आई हैड टू कट इट डाउन। हेंस लास्ट लेक्चर जो है वो इट एंडेड इन अ वेरी एब्रप्ट वे। प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, एरिस्टोटल का आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी। आई हैव डिसाइडेड कि मैं आज का लेक्चर ऑन पर्पस छोटा रखूँगा सो दैट हम आज के लेक्चर में एरिस्टोटल को ही कंप्लीट कर लें। वाई? बिकॉज मैकियावेली के को अगर हमने कवर करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि एक ऑन गोइंग लेक्चर में 1 घंटे के बाद मैं मैकियावेली स्टार्ट करूं। एक सिंगल लेक्चर लगाएंगे मैकियावेली का, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं मैकियावेली के ऊपर, एंड अदरवाइज ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर यू नो दिस टेस्ट ऑफ फ्लेवर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो फील करने के लिए भी मैकियावेली का एक डेडिकेटेड लेक्चर होना चाहिए। सो आज एरिस्टोटल को ही कंप्लीट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जनरल जस्टिस। जनरल जस्टिस क्या है? जिसको समझने के लिए मॉडर्न डे में आप लॉज वर्ड को यूज़ कर सकते हो कि अगर लॉफुलनेस है सिस्टम में, सब लोग लॉ का पालन कर रहे हैं, एक फेयर लॉज एग्जिस्ट करते हैं, तो ये क्या होगा? एक जनरल जस्टिस हो गया। उसकी मैंने बहुत इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन भी दी थी लास्ट क्लास में। दूसरा पर्टिकुलर जस्टिस। फाइन, आई कैन सी दैट द सिस्टम इज फेयर व्हेन थिंग्स आर गोइंग ऑन एज पर लॉ। इन जनरल थिंग्स आर फेयर, बट व्हाट अबाउट सर्टेन पर्टिकुलर सिचुएशंस? कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर एरिस्टोटल? वो बोलते हैं कि अगर किसी एक ने किसी दूसरे का बुरा कर दिया, या किसी एक का गेन्स होने चाहिए थे लेकिन उसको लॉस हो गया, इस तरह की सिचुएशन, मैं किसी से मैंने सामान ले लिया और पैसे नहीं दिए, किसी ने मर्डर कर दिया, इस तरह की सिचुएशंस का जो जस्टिस है, द वे वी नो जस्टिस इवन टुडे, न्यायपालिका, कोर्ट, कचहरी, अदालत वाला। तो पर्टिकुलर जस्टिस को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इफ यू रिमेंबर, जस्टिस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जनरल जस्टिस एंड पर्टिकुलर जस्टिस, एंड इवन पर्टिकुलर जस्टिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 वाज रेक्टिफाइंग जस्टिस, जिसका मैं अभी बात कर रहा हूँ। दिस जस्टिस यू गेट इन जुडिशरी। सर, मैंने इनको पैसे दिए, सामान दिया था, इन्होंने मुझे चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, तो जुडिशरी विल से कि ओके, आप एक काम कीजिए, हम ऑर्डर करते हैं इस पर्सन को कि इनको पैसे भी देंगे और बिकॉज ऑफ द हैरेसमेंट ये इनको कुछ वो भी करेंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इस तरह का जस्टिस। रेक्टिफाइंग जस्टिस के बारे में एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया और उसकी सज़ा हो गई लाइफ सेंटेंस। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लिख के दिया है कि अगर किसी के पास इतना सा गांजा मिल गया है उसको आप 1-1 साल के लिए जेल में नहीं डालो। ये प्रोपोर्शनल नहीं है, बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल नहीं है। हमें क्या करना है? उसको रिफॉर्म करना है पर्सन को। वी आर सपोज टू पुश पीपल अवे फ्रॉम ड्रग्स। 1 साल जो अंदर रहेगा वो तो वैसे ही फिर बाहर अच्छा खासा गंजेड़ी बन के निकलेगा। तो रेक्टिफाइंग जस्टिस। दूसरा, ये सब एरिस्टोटल नहीं बोल रहे हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने पर्टिकुलर जस्टिस की क्या सिचुएशन बताई थी कि आज हमने अर्जुन अवार्ड देना है हमारी कंट्री में, आज हमने पद्मश्री अवार्ड देना है, आज हमने जॉब देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन लगाना है, नीति आयोग का किसी को चेयरपर्सन लगाना है। जब भी किसी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में, स्टेट में रिवॉर्ड्स, ऑनर्स, ये सब चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो किस बेसिस पे हो कि एरिस्टोटल बोले कि फिर मैं बोलूँगा कि हाँ ये जस्ट सिस्टम है। तो तीसरा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब एरिस्टोटल बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं। बोलते हैं कि देखो, जब कंट्री इन जनरल लॉज के साथ चल रही है, लॉफुलनेस है, तो इन जनरल देयर इज दिस यूनिवर्सल जनरल जस्टिस इन द स्टेट। जब रेक्टिफाइंग जस्टिस में प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है, इन प्रोपोर्शन आपको सज़ा या फिर जो भी आपको बेनिफिट मिलने हैं वो मिल रहे हैं, तो रेक्टिफाइंग सिचुएशन में आपके एक जस्ट सिस्टम है। जब कंट्री में रिसोर्सेज, ऑनर्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये किस बेसिस पे मिल रहे हैं? मेरिट के बेसिस पे, तो वो क्या बोलेंगे कि अब जस्टिस है। मेरिटोक्रेसी को एरिस्टोटल बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं।
एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट है दैट इट वुड बी अ सिन टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड टू अनइक्वल्स इक्वली। किसी एक के 90% नंबर आए हैं, किसी दूसरे के 70% नंबर आए हैं, तो आप 90% वाले को सपोर्ट करो। एरिस्टोटल के व्यू पॉइंट में ये है। मेरिट क्या होती है और टैलेंट क्या होता है, इनका डिफरेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैं 1 मिनट के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ तो मेरे अंदर एक टैलेंट है और इंडिया में उसको मेरिट भी माना जा रहा है। अगर मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं तो मेरे को एंडोर्समेंट्स भी मिलेंगी, मुझे आईपीएल में भी खिलाया जाएगा, जब मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा शायद मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिले। सोसाइटी जिस चीज़ को वैल्यू कर रही है, सोसाइटी उस चीज़ को वैल्यू कर रही है। ओनली नॉट ओनली क्रिकेटर, लेट्स से आई एम अ डॉक्टर, तो भी सोसाइटी मुझे वैल्यू करेगी। आई मीन मैं जैसे चलो छोड़ो, मतलब कुछ जोक्स होते हैं हमारे पास जो हम काफ़ी रैंडम है यहाँ पे नहीं दे पाते। एनीवेज, ऑन द अदर हैंड आई एम अ वेरी गुड क्रिकेटर and I live in Finland, I live in Iceland, I live in Norway. Who even cares? टैलेंट तो मुझ में आज भी है। आज भी जब वो क्रिकेटिंग बॉल आती है तो मैं ऐसे शॉट मारता हूँ 6 रन, बट सोसाइटी उसको वैल्यू नहीं कर रही है। सो टैलेंट क्या है, वो एक आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट आपके अंदर जो भी क्वालिटी है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि किस बेसिस पे मिलना चाहिए ऑनर्स, रिवॉर्ड्स, एंटाइटलमेंट्स जो भी आप दे रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो आपको समझ आ गया कि वो सिस्टम जहाँ पर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं मेरिट के बेस पर, वो सिस्टम जहाँ पर जस्टिस जो है, न्याय में रेक्टिफाइंग जस्टिस मिलता है प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल पर, वो सिस्टम जो ओवरऑल किसी के विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चल रहा बल्कि लॉज के बेसिस पे चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है, मोटा मोटा स्पीकिंग, वो हो गया ये वाला सिस्टम को बोलेंगे जस्ट सिस्टम, हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये बोल रहे हैं कि देखो ये जितनी भी चीज़ें बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल से अगर किसी को सज़ा मिल रही है या लॉज के हिसाब से आपका सिस्टम चल रहा है, तो इट इज़ नॉट जस्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस एज प्लेटो सेड, ही इज सेइंग कि दिस इज नॉट जस्ट वर्च्यू, दिस इज वर्च्यू इन एक्शन। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका पता होना सफिशिएंट नहीं है। सिस्टम में जस्टिस तब होता है जब अच्छा हो भी रहा हो। जैसे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं ना, तो करना कि अगर अच्छे बुरे का पता है तो फिर अच्छे बुरे के हिसाब से राइट कॉल्स ली जाएं, उस सिस्टम को जस्ट सिस्टम बोला जा रहा है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट a lot in the previous lecture as well, and this is a little bit of briefing कि that general justice is complete goodness, it is complete in fullest sense। पूरा आपका सिस्टम सारा का सारा लॉस के हिसाब से चल रहा है। Now we have compared Plato's idea of justice and Aristotle's idea of justice in the previous class। Then जहाँ पर लेक्चर हमने ख़त्म किया था वो था Aristotle idea of property। I have told you in the previous class as well कि contrary to his guru, एरिस्टोटल प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा मानते हैं। एरिस्टोटल का इनफैक्ट जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्लेटो क्या बोल रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना, ये इट कम्स विद सो मेनी वाइसेस, ईविल हो जाती है। क्यों? बिकॉज प्लेटो थॉट दैट प्रॉपर्टी एक्ट्स एज एन ऑब्स्टिकल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। कि क्या हो रहा है, लोग अपनी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं। एंग्जाइटी फॉर द कमिंग चिल्ड्रन उनको है, तो उनको लग रहा है कि लोग ऐसे साइकोलॉजिकली डिफेक्टेड हो जाते हैं कि बस और प्रॉपर्टी बना लें। और इसलिए प्लेटो ने क्या सजेस्ट किया था कि गार्डियन क्लास जो है, जो सोल्जर्स हैं और जो रूलर्स हैं, देयर शुड बी कम्युनिज्म फॉर द गार्डियन क्लास। बट फॉर एरिस्टोटल प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो एरिस्टोटल बोलते हैं कि एक प्रॉपर्टी को, मतलब नॉट लाइक वो एक्चुअली सेज दैट, मतलब आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी को ज़रा अच्छे से ठीक करके, उसको एक एरिया मार्क करके, नाम अपना लिखवा के बोलो कि मेरी प्रॉपर्टी, ये वाली फीलिंग लेके तो देखो एक बार, आपको फिर पता लगेगा कि मैं कितना साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। दिस साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बाय फुलफिलिंग द ह्यूमन इंस्टिंक्ट। कौन सी इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर ऐसी कि जब मुझे पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, जब हम किसी को बोल पाते हैं कि तुम बस मेरे हो और सिर्फ मेरे ही मेरे हो, तो कौन सी ऐसी फीलिंग है मेरी जो सेटिस्फाई होती है? क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकता, बस तुम मेरे हो?
हमारे अंदर एक फीलिंग है, फीलिंग फॉर पोजेशन एंड ओनरशिप। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये भाई है, he is not passing any value judgment whether it is right or wrong. There are going to be so many philosophers. आने वाले टाइम में बहुत सारे आएंगे। इवन अगर हम जैसे मॉडर्न डेज की बात करें तो ओशो बोलते हैं ना कि ये फीलिंग सिकनिंग है। दिस आइडिया ऑफ हैविंग ओनरशिप ऑन समबडी, दिस इज़ वेरी वायलेंट, दिस इज़ वेरी वायलेंट। आप बहुत वायलेंट हो नेचर में और उस पर्सन के ऊपर भी वायलेंस कर रहे हो आप, जिसको आपने ये फीलिंग दे रखी है कि आई ओन यू। एनीवेज, एरिस्टोटल ऐसी कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, पर वो ये मानते हैं कि हाँ, दिस इज़ योर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दैट येस आई ओन दिस प्लेस। तो इनकी चीफ कंप्लेंट जो है ना अगेंस्ट प्लेटो, वो क्या है? पहला तो वो ये बोलते हैं कि दैट प्लेटो हैज़ फेल्ड टू बैलेंस द क्लेम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन प्लेटोज कम्युनिज्म हो क्या रहा है? दोज हु प्रोड्यूस डू नॉट ऑब्टेन द रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट, दोज हु डू नॉट प्रोड्यूस, जो नॉन प्रोड्यूस, जो वो वाली रूलर्स क्लास है या ऑक्सिलरी क्लास है, दे गेट ऑल दी कंफर्ट्स। तो गार्डियन क्लास भी मज़े कर रही है, हाँ यार हम तुम्हारे लॉज बना रहे हैं, हाँ हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो पूरा फ़ायदा उनको मिल रहा है, और जो प्रोडक्शन क्लास है उनका तो उनको इतना फ़ायदा ही नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो मुझे ओवरऑल प्लेटो का आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी फैमिली जो है मुझे तो समझ नहीं आया। तो ही स्टार्ट्स विद प्रॉपर्टी फर्स्ट। ये बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो पर्सन की एक नीड है, प्राइवेट नीड है, और मैं तो उसको साइन ऑफ वर्च्यू मानता हूँ, अच्छाई मानता हूँ। वो पर्सन जिसने जगह जगह पर प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वाइज मैन है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो एरिस्टोटल के हिसाब से पर्ल ग्रुप वाले हो गए अगर, या DLF वाले हो गए, या जो भी लोग हो गए, बहुत वाइज लोग हैं। आई एम जस्ट किडिंग। तो एक हम इनफैक्ट देखेंगे, एक प्रोफेसर मैक्सी हैं जिन्होंने एरिस्टोटल के ऊपर बहुत काम किया है। तो ही सेज, वो बोलते हैं कि मैन मस्ट ईट, इंसान को खाना तो खाना ही है, कपड़े भी पहनने हैं, ही मस्ट बी ग्लैड, ही मस्ट हैव शेल्टर। मुझे खाना भी खाना है, मुझे कपड़े भी पहनने हैं, मेरे पास शेल्टर भी होना चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू डू ऑल दिस थिंग्स व्हाट डू आई नीड? आई मस्ट एक्वायर प्रॉपर्टी। तो ये तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक जानवर भी घोंसला बनाता है, सब लोग ऐसे सस्टेनेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो हेंस प्रॉपर्टी इज नेसेसरी। एरिस्टोटल भी ऐसा मानते हैं कि वेल्थ या प्रॉपर्टी जो है इट्स अ स्टोर ऑफ थिंग्स, दीज थिंग्स आर नेसेसरी और यूजफुल फॉर लाइफ इन द एसोसिएशन ऑफ सिटी एज हाउस होल्ड, इन द सेंस कि एक शहरी लाइफस्टाइल में, एक सिविलाइजेशन वाले लाइफस्टाइल में प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब हम एंशिएंट ग्रीस पढ़ते हैं और हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वी डोंट नेसेसरली मीन कि ये जो पर्सन है ये बहुत तहजीब याफ्ता है, ही नोज हाउ टू यूज़ फॉर्क एंड नाइफ एंड दिस एंड दैट। सिविलाइजेशन से हमारा मतलब है कि एक सिटी लाइफस्टाइल जो है, जो नॉर्मल सिटी स्टेट का लाइफस्टाइल है, एंशिएंट ग्रीस लाइफस्टाइल है, उसको वो फॉलो करता है। तो इनके हिसाब से प्रॉपर्टी जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर प्रिसाइसली ख़त्म हुआ था वो यहाँ पर हुआ था कि ये प्रॉपर्टी की कुछ क्लासिफिकेशंस देते हैं। एरिस्टोटल सेज दैट एज मच एज आई सपोर्ट द आइडिया ऑफ पीपल हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट लेट मी सेग्रीगेट प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो वो क्या करते हैं, पहले बोलते हैं कि एक तरीके की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? व्हेन आई हैव इंडिविजुअल ओनरशिप, प्रॉपर्टी मेरी अकेले की है, मैं अकेला यूज़ करूँगा, इंडिविजुअल यूज़। मेरे पास 5000 घर हैं, ये मेरे घर है 5000, उनमें से एक में मैं रहता हूँ, बाकी मैंने लॉक लगा रखा है। मान लो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नॉट लाइक कि दिस मस्ट हैव बीन द केस इन एंशिएंट ग्रीस। अब हाउ डू यू सी दिस? बाय यूजिंग दोज, बाय काइंड ऑफ denying others for using those 5000 houses। मैंने क्या किया, मैंने बोला बस ये मेरे लिए ही है। एरिस्टोटल इसको बहुत बुरा मानते हैं। ही सेज दैट दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। आप इसको ना इस तरह से समझें। चलो हम एक बार डिस्कशन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आर्ग्यूमेंट्स में दोनों साइड के आपको बताता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ अरे मेरे पास अंबानी जैसे पैसे हों तो क्या होगा, फिर मैं ऐसे थोड़ी करूँगा, मैं तो मनीष मल्होत्रा से नैपकिन थोड़ी डिज़ाइन करवाऊँगा, मैं तो इतने सारे भिखारियों को अमीर कर दूंगा, मैं तो इतने सारे अनएजुकेटेड को पढ़ा दूंगा, हॉस्पिटल्स खोल दूंगा एंड सो ऑन। मैं दुनिया का भला कर दूंगा जिस दिन मेरे पास अंबानी जितने पैसे होंगे।
अब इस आर्ग्यूमेंट को कि इंडिविजुअल ओनरशिप है, इंडिविजुअल यूज है, इसी आर्ग्यूमेंट को आप देखोगे तो ये बहुत स्लिपरी स्लोप है। मैं बोल रहा हूँ आज कि अगर मेरे पास 100 घर होंगे तो एक घर मैं अपने पास रखकर बाकी 99 घरों में मैं गरीबों को बिठा दूंगा। लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो है वो ये बोल सकता है कि यार ये देखो, ये चेतन के घर पे तो इसके पास 3 घर हैं, एक में खुद रहता है, इसको बोलो पहले बाकी 2 घरों में कोई और किसी और को रख के दिखाए। अंबानी से ही क्यों स्टार्ट करना है। तीसरा कोई पर्सन बोलेगा ये कोई पर्सन है, इनके घर में 5 कमरे हैं, दो कमरों में तो ये रहते हैं, 3 कमरे ऐसे बंद रहते हैं, उनमें किसी और को रख लो। चौथा बोलेगा कि यार जो इनके घर में 3 कमरे हैं, एक में एडजस्ट हो जाए, बाकी 2 घरों में किसी को रख लो। माई पॉइंट इज दिस दैट नॉर्मली हम इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पीपल शुड हैव जो अमीर लोग हैं वो अपनी मनी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, बट द चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम। आप कभी ऐसा आपके मन में एक खुद नहीं ख्याल आएगा कि यार मैं अपनी होंडा सिटी बेच के ऑल्टो ले लेता हूँ और इतने एक्स्ट्रा पैसे मैं चैरिटी में लगा देता हूँ, अगर आप इतने ही समाजवादी हो। माई पॉइंट बीइंग एनीवेज, तो यहाँ पे हमें एरिस्टोटल एक लाइन देते हैं, हम देखेंगे अभी कि यार इतनी मैं आपको लाइन दे रहा हूँ, इसके ऊपर की वेल्थ आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाले को देखो या उससे आगे वाले को देखो। एनीवेज विल कम टू दैट शॉर्टली। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप वो बोलते हैं, वो क्या है कि एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है, वही उसको यूज कर रहे हैं। ये मेरी ज़मीन है, चाहे ख़राब हो चाहे ठीक हो, चाहे लोग भूखे मरे, ना मैं यहाँ पे खेती करूँगा ना मैं लोगों को खेती करने दूंगा। इस तरह का एटीट्यूड जिसको बहुत डेंजरस मान रहे हैं। दूसरा कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए मैंने सोशलिज्म मेरी कंट्री में आ गया, चाइना में, रशिया में, एक बोला सबका है भाई ये देश, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, all of that belongs to all of us, and then eventually what happens? Collection of few individual, कोई वो है बस उन्हीं के पास सारा का सारा यूज है, कंट्री के रिसोर्सेज, कंट्री की पावर उन्हीं के पास है। Although in theory there exists this common ownership, this is not acceptable to Aristotle either. सोशलिज्म इस तरह का एरिस्टोटल को नहीं समझ आ रहा। नंबर 3, कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज। ये उनको इम्प्रैक्टिकल लगता है। क्यों? अब आप देखें कि प्रॉब्ली आई डोंट नो इफ़ यू कुड हियर इट इन लास्ट लेक्चर और नॉट, सो आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेंटेंस कि हम नॉर्मली क्या करते हैं अपने घर में, अगर आप फ्लैट्स में भी रहते हैं और एक छोटी सी बालकनी है, उसमें 3 गमले हैं, उनको भी ना उसी में सारी बागबानी स्किल्स आपकी निकलती हैं, पूरे गार्डनिंग करते हैं आप। पर आपके बिल्कुल घर के सामने एक कॉमन पब्लिक पार्क है, वहाँ पर घास उग रही है नहीं उग रही, साफ है नहीं है, सुंदर है नहीं है, नॉर्मली पीपल डोंट केयर। What belongs to everyone ends up being nobody's responsibility. On the other hand, जिस दिन उस पार्क में कुछ अच्छा हो जाएगा, क्लीन भी कर दिया उसको, साफ भी कर दिया और उधर कुछ झूले वूले भी लगा दिए, उस दिन पहुँचेंगे सारे यूज़ करने। तो होता क्या है कि what belongs to nobody, everybody claims that when it comes to entitlement, when it comes to gaining benefit from those things, but when it comes to contributing, तो आपको लगता है कि यार कोई और कर देगा, मेरी कौन सा ये पर्सनल है। तो एरिस्टोटल को लगता है कि ये भी इम्प्रैक्टिकल है। 4th वो बोलते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। तो होनी तो भैया इंडिविजुअल ओनरशिप चाहिए। ही इज सेइंग दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट कॉमन यूज, दिस इज व्हाट ही अप्रूव्स ऑफ। वो बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि कॉमन यूज़ ये एक ऐसा डिवाइस है, जनरली पॉसिबल भी होता है ये, एंड इक्वली एक्सेप्टेबल भी है। ठीक, तो होना क्या चाहिए? प्रॉपर्टी इन जनरल, ठीक, ऑट टू बी प्राइवेट बट कॉमन इन यूज़। इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल आप ये लगाएं कि लेट्स टेक, मेरे पास में कोई वेल्थ है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो सबके लिए यूज़ हो रही है। इन द सेंस जैसे मान लो मैंने एक थोड़ा सा आर्गुमेंट स्ट्रेच कर रहा हूँ, बिकॉज अब इकोनॉमीज चेंज हो गई हैं, अब करेंसीज बहुत ज़्यादा, करेंसीज ने मैक्सिमम चीज़ों को वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मेरे पास पैसे आए, पैसे प्रॉपर्टी को मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। उसमें से मैंने एक गुड पोर्शन ऑफ दैट मनी टैक्स की फॉर्म में दे दिया और वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ सिस्टम
वेयर इन समथिंग बिलोंग्स टू मी बट इट इज़ फॉर एवरीवन टू यूज़। या फिर इन जनरल ही आप समझ गए होंगे कि लेट्स से मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन उसको किसी ने कुछ बनाना है तो वो रेंट पे भी ले सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं ट्रस्टीशिप, थोड़ा सा अगर हम बेटर वर्ड जो है ना यहाँ पर, काफ़ी गांधीयन आइडिया यहाँ पर, यार है तो मेरी प्रॉपर्टी बट आई एम होल्डिंग इट इन ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी। सारी सोसाइटी इसको यूज़ कर सकती है। सो एरिस्टोटल जस्टिफाइज प्राइवेट प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज दैट प्रॉपर्टी इज देयर फॉर एवरीवन टू यूज़ इफ द नीड बी। नंबर वन। दूसरी चीज़ जो मैं आपको क्वेश्चन, जो एरिस्टोटल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को आंसर करते हैं वो ये है कि कितनी प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल बना ले। शुड वी हैव अंबानीज एंड इलॉन मस्क एंड अदानीज, और या फिर ये तो बच्चे हैं, ब्लैक रॉक जैसे ग्रुप्स, वैनगार्ड जैसे ग्रुप्स होने चाहिए हमारे पास, या फिर शुड वी हैव लाइक बिल्कुल एब्सोल्यूट इक्वालिटी, क्या इसमें बेस्ट अप्रोच रहेगी। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि यार एज मच एज आई सपोर्ट द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी मस्ट बी गेन थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। पहले तो वो ईमानदारी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कब्जा कर लिया, एक्वायर कर लिया, हमने बोल दिया ये प्रॉपर्टी आज से हमारा है, जिसको चाहिए आके हमसे लड़े, गुड्डू पंडित, ये नहीं करना है। दूसरा वो क्या बोलते हैं कि एरिस्टोटल ये भी बोलते हैं कि यार अमास नहीं करनी प्रॉपर्टी, गधा नहीं बनना कि और प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। वो बोलते हैं कि टू एक्वायर टू मच वेल्थ। प्रॉपर्टी वर्ड को ना आपने थोड़ा ब्रॉडर सेंस में लेना है, यहाँ पे वेल्थ वर्ड भी यूज हो सकता है। टू एक्वायर टू मच वेल्थ विल बी एज ग्रॉस एन एरर एज टू मेक अ हैमर टू हैवी। मुझे एक हैमर का एक वेट चाहिए जिसको मैं उठा भी सकूं। इतना बड़ा हैमर मैंने बना दिया कि अब आ जाओ कोई भी, लेकिन मुझसे संभल ही नहीं रहा है। तो यू कैन सी कि एरिस्टोटल जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ in the common use. Number two. Number three, but he is not supporting the idea of amassing infinite amount of wealth as we have the structure in the world today. Third thing he is saying, वो ये क्या है कि प्रॉपर्टी या वेल्थ फॉर दैट मैटर कितनी रखनी चाहिए आपको, मॉडरेशन में। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया में गौतम बुद्धा जी और यहाँ पर एरिस्टोटल, ये तकरीबन लोग कंटेम्प्रेरीज भी हैं, प्लस माइनस 100 ईयर्स कुछ ऐसे हों तो हो। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा जी ने भी यही बात की है इंडिया में, क्या कि मिडल पाथ, मॉडरेशन। एरिस्टोटल के भी आइडियाज़ में आपको मॉडरेशन बहुत दिखेगी कि एक्सट्रीम्स की बात नहीं करेंगे। जैसे प्लेटो थे ना, ही वॉज वेरी रेडिकल, एकदम कुछ नई सी बात निकाल के लाएंगे कि यार सबकी प्रॉपर्टीज़ ले लो, या बोलेंगे कि एकदम ये जो प्रोडक्शन वाले हल्के लोग हैं इनको नीचे बिठाओ यार, ऐसे वाली बातें करेंगे, एक फिलोसफर किंग बनाओ। एरिस्टोटल इज गोइंग फॉर गोल्डन मीन। इनफैक्ट इनका एक कोट है, गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। मीन मतलब जो स्टैट्स वाला होता है, मीन मीडियन मोड, कि जो एवरेज है ना, जो मॉडरेशन है ना, बहुत इधर का एक्सट्रीम ना बहुत उधर का एक्सट्रीम, वो बेस्ट होता है। तभी ये डेमोक्रेसी को फेवर करेंगे इन अ वे, नॉट लाइक डेमोक्रेसी, पॉलिटी को फेवर करेंगे इन अ वे। मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। सो यू सी, क्या बोला था हमने लास्ट क्लास में कि एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि प्लेटो इज डियर बट ट्रुथ इज डियरर, कि मेरे गुरु हैं प्लेटो, उनके आइडियाज़ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर मुझे लगता है कि उनके आइडियाज़ में कुछ फ्लॉज हैं। तो ना तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि स्टेट ही सबकी प्रॉपर्टी रख ले, ना ऐसा कि इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ ये हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे थे, अमासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। सो ही इज गोइंग फॉर क्रिटिसिज्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया ऑफ एरिस्टोटल, आई होप आपको समझ आ गया दैट वो क्या क्या सपोर्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, हिज आइडिया ऑफ फैमिली। प्लेटो का आइडिया ऑफ फैमिली क्या था कि गार्डियन क्लास में आप एक काम करें, एक बढ़िया सा बंदा लेके आए, बढ़िया सी लेडी लेके आए, उनको बोलो चलो बच्चों करो बच्चे पैदा, सो दैट यू हैव बेटर जीन्स गोइंग फॉरवर्ड। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल बोलते हैं कि एक सेकेंड, जो एक मैन है ना, उसके घर में, अपनी फैमिली में 3 टाइप के उसके रिलेशनशिप्स होते हैं। क्या? एक होता है उसका, वो होता है मैन है जो वो है मास्टर, और एक है उसका स्लेव। नाउ लाइक ही इज नॉट talking about master and slave the way you know it today after 50 shades of this and 50 shades of that. He is saying like actual real master and slave. उसका मतलब क्या है? एक है आप
मैं मास्टर हूँ और मैंने घर पे स्लेव्स रखे हुए हैं। पहला रिलेशनशिप मेरा ये है। दूसरा रिलेशनशिप बोलता है मैन का क्या है कि एक है मैन और दूसरा है चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है? फादर एंड चाइल्ड का, ठीक। और तीसरा रिलेशनशिप क्या है? मैरिटल रिलेशनशिप। मैं हूँ हस्बैंड और ये है वाइफ, ठीक। तो रिलेशनशिप आपको समझ आ गया, एक मास्टर और स्लेव का है, एक मैरिटल रिलेशनशिप है बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, और एक है पेरेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द चाइल्ड। नाउ जो मास्टर है, ही रूल्स द स्लेव, द मास्टर रूल्स द स्लेव, द हस्बैंड रूल्स द वाइफ। Now you must be finding this idea very offensive, preposterous, offensive, especially if you are a girl. But we need to understand one thing कि we are talking about ancient Greek. उस समय की जो संवेदना है, उस समय की sensibilities, वो आज की sensibilities से बहुत different है। Aristotle, as much an encyclopedic person that he was, जितने भी awesome person रहे हों, he regarded women inferior to men, and this is, in fact, he said that women are incomplete male. तो उनको ये लगता था कि बहुत मिसोजिनिस्ट आइडियाज़ हैं इनके। तो वो एक चीज़ है जो जिस पे हम एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इनके जो ये पॉलिटिकल आइडियाज़ है, दे डोंट लाइक नेसेसरली जेल विद आवर मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हस्बैंड जो है, मास्टर रूल्स द स्लेव, हस्बैंड रूल्स द वाइफ, ठीक। And with his belief in patriarchy, Aristotle wanted to keep women within the confinement of four walls. वो बोलते थे कि यार जो औरतें हैं सिर्फ घर का काम करने के लिए ही ठीक है, सिर्फ और सिर्फ घर का काम करने के लिए। Aristotle affirmed that man is superior to women. यहाँ पे ये इनसे superior है। Aristotle affirmed that man is wiser than the slave. इनसे superior है, इनसे वाइजर है, बच्चों से ज़्यादा क्या है? मैन। वो तो मुझसे तो हम आज भी एग्री करते हैं, एक्सपीरियंस है। पापा को एक्सपीरियंस होता है, बेटा ये जो चीज़ें तुम कर रहे हो ना, ये हम करके छोड़ चुके हैं, और तुम जो मर्जी कर लो, हमें पता होता है तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वाला। सो एरिस्टोटल बोल रहा है कि अगर आप देखोगे तो जो ये मैन है, वो एक फैमिली है, वो बहुत पेट्रियार्कल उसका आइडिया है। तो एरिस्टोटल वॉज कन्विंस्ड दैट फैमिली इज अ वेरी यूनिट विच मेक्स अप अल्टीमेटली द स्टेट। From man to family, from families to villages, from villages to the state, and this is how this state takes place. जो स्टेट ग्रो कैसे करती है कि एक फैमिली अपने आप में एक छोटी सी यूनिट है, जहाँ पर ऊपर होती है एक रूलिंग क्लास जिसका नाम है मैन। उसके हैं तीन टाइप के रिलेशनशिप, वाइफ के साथ में भी वो उससे वाइजर है, वाइफ जो है उससे सुपीरियर है, स्लेव जो है उससे वाइजर है, और जो बच्चा है उससे एक्सपीरियंस है, ठीक। तो एरिस्टोटल्स व्यू ऑन फैमिली, यू कैन सी दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। दे कुड बी ऑफेंसिव लाइक इन देयर ओन राइट, but they are different from Plato. Aristotle, philosophically speaking, is no better than Plato, to be honest. Plato regards, this whole जो affection है उसको बहुत मतलब मजाक बना देता है वो Plato. Aristotle makes family the very basis of the state. He upholds the idea कि हाँ भाई एक public life होती है जो सरकार की होती है, स्टेट के अंडर होती है, और एक प्राइवेट लाइफ होती है जो फैमिली की होती है। तो आप ये नहीं कर सकते, प्लेटो को ये बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप बोलो कि कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं होगी, कोई प्राइवेट फैमिली ही नहीं होगी। ऑल्दो ही अपहोल्ड्स द डिवाइड बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट, कि प्लेटो सर क्या बोल रहे हो कि सबकी फैमिलीज का कम्युनिज्म कर दो, बट वो बोलता है कि इनफैक्ट फैमिली तो वेरी यूनिट है जिससे इवेंचुअली स्टेट बनेगी। So he's acknowledging the soul, standalone existence of this idea called family. But within that family, the kind of family में जो relationship dynamics ये create कर रहे हैं, वो बहुत patriarchal हैं। आज से 200 साल पहले तक शायद हमें offensive भी ना लगते कि हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। Even अगर आप देखेंगे आज से 100 साल पहले भी फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बड़े लोगों के सामने बात नहीं करनी होती, बड़े लोग बैठे हैं तो थोड़ा पीछे होके बैठना है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पेट्रियार्की तो थी हर चीज़ में, ठीक। विमेन आर नॉट सपोज टू डू दिस, विमेन आर नॉट सपोज टू डू दैट, एंड सो ऑन। तो एक सेकंड के लिए अगर आप देखें, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आपको ना एक स्टेटमेंट आएगी यूपीएससी में कि द रोल ऑफ
a patriarch or a role of a family man, head of the family, is very different from a role of the statesman. फिलोसोफर किंग का जो रोल है और जो फैमिली के हेड का जो रोल है वो बहुत अलग है, या पब्लिक और प्राइवेट की डिबेट ये बहुत अलग है। तो एरिस्टोटल का आप भाव समझ पा रहे हो, इंपॉर्टेंट है। कल को फेमिनिज्म जब हम करेंगे तो हम करेंगे, मतलब कल को नॉट लाइक लिटरल कल को, लाइक फ्यू मंथ्स लेटर, फ्यू वीक्स लेटर, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, J.S. मिल, इनके आइडियाज़ करेंगे, तब आपको ये आइडियाज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि नहीं, वेट अ मिनट, दिस आइडिया कि सबकी फैमिलीज ले लो और एक सरकार बना दो, ये आइडिया फंडामेंटली रॉन्ग है। क्यों? वो बोलते हैं कि दो चीज़ें सेपरेट हैं, एक है पब्लिक स्फीयर, एक है प्राइवेट स्फीयर। प्राइवेट स्फीयर क्या है? जिसकी बेसिक यूनिट क्या है? फैमिली। इन फैमिलीज को ही, डिफरेंट फैमिलीज को मिलाकर ही बनती है स्टेट। लेकिन विद इन वन फैमिली वो क्या बोल रहे हैं कि ये सेंटर पे, इसके कोर में कौन है? हेड ऑफ द फैमिली, द पेट्रियार्क। वाइफ से सुपीरियर, स्लेव से वाइजर, बच्चों से एक्सपीरियंस्ड। ये जो है ये यूनिट है और इस तरह से स्टेट बनी है, ये एक अलग चीज़ है। सो प्लेटो के आइडिया को डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक, अब ये तो हो गया हिज आइडिया ऑफ फैमिली। तो प्रॉपर्टी भी समझ आ गया, प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज़, प्रॉपर्टी इन मॉडरेशन। प्लेटो के आइडिया ऑफ फैमिली को भी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोलते हैं कि आदमी सिर्फ शादी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कराता, उसको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। तो देयर इज मोर टू मैरिज एंड इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक, according to Aristotle, it is a very organic idea. It comes naturally to human beings. In fact, because मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल साइंस में, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड थे। सो एरिस्टोटल हैज सेड वन मोर थिंग कि यार एनिमल्स भी दो टाइप के होते हैं। एक वो हु लाइक टू स्टे अलोन, से मान लो आर्ग्यूमेंट सेक के लिए सम सॉर्ट ऑफ टाइगर, सम सॉर्ट ऑफ कैट लगा लो, लेपर्ड वगैरह अकेले घूम रहे हैं, कोई देखा बंदर खा लिया, एंड दैट्स इट। देन यू हैव दोज हु लिव इन कम्युनिटी। इवन दोज हु लिव इन कम्युनिटी, उनमें भी एक फर्दर टाइप होती है जो क्या करती है, किसी सेंस ऑफ पर्पस के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंट्स, वो चलो जी सब कोई एक चीज़ उठा के लेके जा रही है। फॉर एग्जाम्पल बीज, वो सब इकट्ठी हैं और एक कोई रानी बी है और कोई बाकी सारी हैं और वो शायद वैद बना रहे हैं, इस तरह से। एलिफेंट एंड सो ऑन। तो एक स्ट्रक्चर है। एनिमल जो है, ह्यूमन बींग्स जो है वो बोलते हैं वो उस वाले स्ट्रक्चर में आते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है एसेंशियली, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। पॉलिटिकल एनिमल मतलब सोशल एनिमल, जिसको हम मॉडर्न डे में बोलते हैं। तो उसकी फैमिली को भी ये काफ़ी तवज्जो देते हैं, फैमिली की एक ड्यू रिस्पेक्ट है। तीसरी चीज़ ये जो है हम कर रहे थे, एरिस्टोटल आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली एंड स्लेवरी, स्लेव्स। यहाँ पे एक थोड़ी बारीकी की बात है। देयर इज दिस लिटिल डिफरेंस दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। स्लेव्स दो तरह के होते हैं। ट्राइब 1, लैनिस्टर्स ने अटैक कर दिया किसी और के ऊपर। ट्राइब 2, इनको हरा दिया, इनके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे इनको ले गए यहाँ से और बना लिया अपना स्लेव। द स्लेव वी नो इट, लाइक द स्लेवरी द वे वी नो इट, लीगल स्लेव्स हो गए, आप प्रिजनर ऑफ वॉर हो, आपको हरा दिया। योर वुमेन आर गोइंग टू बी आवर स्लेव्स नाउ, योर मेन आर गोइंग टू बी आवर स्लेव्स नाउ, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी आवर स्लेव्स नाउ। ये एक टाइप की स्लेवरी है। एक होती है दूसरे टाइप की स्लेवरी, जिसके ऊपर एरिस्टोटल बात करते हैं। इसके ऊपर तो बात करते ही हैं। एरिस्टोटल स्लेवरी को भी जस्टिफाई करते हैं। स्लेवरी वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। एरिस्टोटल बोलते हैं कि फॉर लाइक यू नो फ्रॉम द आवर ऑफ देयर बर्थ, पैदा होते ही, सम आर डेस्टिन्ड टू बी द रूलर्स एंड अदर्स डेस्टिन्ड टू बी ruled. Some are marked out for subjection, others are marked out to rule. क्या मतलब बना? एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई पैदा होते ही कुछ पैदा ही ऑर्डर देने के लिए हुए हैं और कुछ पैदा ही ऑर्डर लेने के लिए हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा घर में बैठा बैठा बोल रहा है मम्मा रिमोट पकड़ाना, मम्मा पानी देना, तो वो रूलर है। मतलब क्या है? ये बोलते हैं
कि यार ह्यूमन बींग्स के अंदर ना अगर आप देखोगे तो ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट नर्चर, ही इज़ टॉकिंग अबाउट नेचर हियर। बोलते हैं कि नेचर में ही अगर आप देखोगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दम ही नहीं है, उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए बाकियों से सलाह लेनी पड़ती है। यार मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ क्या, तू देख लेगा, तू संभाल लेगा, है यार चल यार मैं किसी और से भी पूछता हूँ, यार ये मेरे को बहुत परेशान करता है, पर यार मेरे को ना समझ सा नहीं आ रहा, मैं ऐसा सोच लूँ क्या, मैं ये कर लूँ, यार वो बुरा मान जाएंगे, यार वो ऐसा नहीं होगा, यार अगर ऐसा हो गया तो, अगर यार मेरे पास प्लान बी तो है नहीं। इनके हिसाब से एक हैं ये वाले लोग, और दूसरे इनके हिसाब से वो हैं, कहते हैं कि यार जो भाई पैदा हुए हैं डिसीजंस लेने के लिए, ठीक। कहते हैं क्वालिटी है जो एक फ्री मैन को, एक मास्टर को अलग करती है एक स्लेव से, वो क्या है कि यार डिसीजन लेंगे हम। मास्टर क्या करेगा, बोलेगा कि ये वो पर्सन है जो रैशनली सोचेगा, स्ट्रांगली एक्ट करेगा। So why should a person be a slave or another be a master? To answer this, Aristotle says that those who participate in rational principles enough to apprehend but not to have such a principle, कि मतलब इसको सिंप्लीफाई करके अगर सोचें कि एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि नेचर वुड लाइक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बॉडीज ऑफ अ फ्री मैन एंड अ स्लेव। ठीक, स्लेव कौन है, जो वो है जो ना सर्वाइल है, लेबर वाले काम करके, ठीक है, उसको लग रहा है कि यार मैं पीछे से बस मैं ना नारे लगा दूं कि भैया में भैया ABCD भैया। लेकिन मास्टर कौन है, जो बोल रहा है कि हाँ यार मैं हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो यू अंडरस्टैंड दैट ही इज सेइंग दैट दोज हु आर यूजफुल फॉर पॉलिटिकल लाइफ, दोज हु डेवलप द आर्ट ऑफ बोथ द वॉर एंड पीस, इनके अंदर जो एटीट्यूड है ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि लड़ने को ही राजी रहते हैं हमेशा कि चलो 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 सब कुछ ठीक है फिर भी पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए, नहीं, रैशनल फैकल्टी को यूज़ करेंगे। आइडियली तो मास्टर्स भी यही चाहेंगे कि शांति हो, बट है क्या है कि इनके अंदर एक मतलब आई एम लाइक मिसिंग आउट ऑन अ वर्ड दैट शुड बी हेयर। तो आप खुद से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर, कि इनके अंदर जो है एक कुछ बात है इनके अंदर, ठीक। एक तो चीज़ यही ये बोल रहे हैं, दूसरी चीज़ें क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि यार देखो नेचर मेरे से ज़्यादा नेचर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, मतलब ऑफ कोर्स इज नॉट सेइंग इट इन सच अ यू नो कॉन्डरस्टैंडिंग वे, बट ही इज सेइंग कि यार मैंने बहुत जूलॉजी देखी है, बहुत बॉटनी देखी है, फ्लोरा फौना सब देखा है, मैंने नेचर को बहुत करीब से समझा है। नेचर डज नॉट एडमिट योर इक्वालिटी का प्रिंसिपल। ये बोलते हैं कि यार मास्टर फ्री रहें, मास्टर्स फ्री रहें और मास्टर्स जो हैं वो अच्छे लॉज बना सकें, अच्छे से राइट डिसीजन ले सकें, एक वर्चुअस सोसाइटी क्रिएट कर सकें। इसके लिए स्लेवरी इज़ नॉट ओनली नेचुरल, इट इज़ अ नेसेसिटी एज वेल। स्लेव्स अगर ये वाले सारे काम करेंगे, फ्रॉम यू नो कॉबलर है, कोई बार्बर है, कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, जो मैनुअल लेबर है ये स्लेव्स अगर करेंगे तो मास्टर्स के पास वो लेजर टाइम रहेगा दैट दे कैन क्रिएट बेटर लाइफ। और स्लेव्स के लिए भी अच्छा है, क्यों, दे वुड हैव गुड मास्टर्स हु विल मेक गुड रूल्स फॉर द कंट्री। और होगा क्या कि ओनली इन द कंपनी ऑफ अ फ्री मैन, ओनली इन द वर्चुअस कंपनी ऑफ अ फ्री मैन द स्लेव जो है वो क्या कर सकता है, वो वाली चीज़ें सीख सकता है जो उसको भी कल को फ्री मैन बना देंगी। तो स्लेव के लिए भी अच्छा है कि उसको लगेगा कि यार हाँ मेरे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उनकी कंपनी में रहकर मैं भी अपना बहुत ज़्यादा अपना विकास कर रहा हूँ, और जो ये सब ह्यूमन का जो मेरा स्टेटस है, इनकम्प्लीट बारबेरियन सी मेरी पर्सनैलिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है मेरी, अब मैं अच्छा हो रहा हूँ और मैं भी ह्यूमन बीइंग बनता जा रहा हूँ। आपको ये समझना है कि उस समय के टाइम्स के हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है। आप 2021 में नहीं खड़े हो, आप 430 BC में खड़े हो। वहाँ पर ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि ये जो स्लेव्स को देखते हैं तो उनको लगता ही नहीं कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनको लगता है कि हाँ ये कोई मशीन है जो ह्यूमन की तरह बस एनिमेटेड है, क्लियर, हमारी हेल्प कर देती है। तो एरिस्टोटल लेकिन ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मिसबिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं ना कि या फिर मिस ट्रीटमेंट ऑफ द स्लेव्स। अब आप ये बोल सकते हो कि हाँ दुनिया भर की चीज़ों को जस्टिफाई करके बाद में आप बोल रहे हो कि अच्छा यार स्लेवरी भी सही है, स्लेवरी होनी भी चाहिए, नेचुरल भी है, नेसेसरी भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन इनको मिसट्रीट मत किया करो, ये क्या दिखावे कि आप वो बातें बोल रहे हो। सो वन कैन क्रिटिसाइज हिम
बट ही सेज कि यार आपको ना स्लेव्स को मिसट्रीट नहीं करना है। इनफैक्ट ये बोलते हैं कि जब स्लेव आपके साथ में रहकर ह्यूमन लाइक हो जाए, मतलब थोड़ा स्मार्ट हो जाए, तो उसको अपने फ्री भी कर देना। इनफैक्ट बिफोर 2 years बिफोर हिज डेथ ही फ्रीड हिज स्लेव्स एज वेल। And Aristotle anticipated one thing which was very spot on. He anticipated that a time would come when spinning wheel will move on its own and when machines will replace human workers. मशीनों से काम होगा, human workers से नहीं, spinning wheel खुद घूमेंगे। That would be the time when slavery will end. Otherwise तो slavery की ज़रूरत है यार, necessary है। आप इन सब कामों में ही फंसे रहोगे तो फिर फिलॉसफी कब आएगी, ये सब चीज़ें कब आएंगी आपके दिमाग में। अगर आप देखें तो स्लेवरी एक्चुअली एंडेड विद द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो उस तरह से अगर आप देखो तो हिज प्रेडिक्शन वाज राइट। सो आई होप आपको एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी समझ आ गई है कि ही जस्टिफाइज प्राइवेट प्रॉपर्टी अनलाइक प्लेटो, ही सपोर्ट्स द आइडिया बट इन मॉडरेशन। फैमिली भी समझ आ गई है कि अगेन ही सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ अ फैमिली अनलाइक प्लेटो। एंड विद इन फैमिली ही सेज दैट फैमिली एक अलग चीज़ है, पब्लिक लाइफ एक अलग चीज़ है। आपको स्लेवरी भी समझ आ गई है कि ही इज़ वेरी एरिस्टोक्रेटिक इन दैट सेंस। ही इज सेइंग कि यार स्लेव्स होते हैं, नेचुरल है, स्लेवरी तो इंसान की नेचर होती है और उसके बाद में ज़रूरत भी है इस चीज़ की अगर आपको अच्छा मतलब सही सिस्टम चलाना है। सो दैट वेज इफ़ यू सी उस समय के लोग दे डिड नॉट हैव मच फेथ इन द आइडिया कॉल्ड इक्वालिटी और व्हाटएवर। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है एरिस्टोटल की वो है हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट क्लास में। आज थोड़ा सा रेपिटेशंस करके हो क्या जाता है, आपको पक्का हो जाएगा, आपको इवेंचुअली रिविजन्स नहीं करनी पड़ेगी। एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की बुक 5 में वो रेवोल्यूशन की बहुत डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, पूरी क्रांति हो गई, रशियन रेवोल्यूशन आ गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आ गया। नोप। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सरकार चेंज हो गई। एनी चेंज इन द गवर्नमेंट, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो, चाहे रूलर ही सिर्फ चेंज हुआ हो, कुछ नहीं चेंज हुआ, जैसे पंजाब में हुआ है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार है। हमारे पंजाब के पास पैसे नहीं थे, हमारे पंजाब के पास पैसे नहीं है, तभी भी हमें लग रहा था कि यार ये क्या ही चल रहा है स्टेट में, अभी भी यही लग रहा है। बट रूलर चेंज हुआ है तो क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रेवोल्यूशन आ गया। यू अंडरस्टैंड? चेंज फ्रॉम मोनार्की टू एरिस्टोक्रेसी, चेंज फ्रॉम से डेमोक्रेसी टू लेसर अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो है ही रेवोल्यूशन। इवन चेंज इन द रूलर, उसको भी ये स्मॉल चेंज को भी ये रेवोल्यूशन बोलते हैं। और पॉलिटिकल चेंज, मोटा मोटा अगर आप देखो कि पॉलिटिकल चेंज वेदर टोटल और पार्शियल, वेदर बिग और स्मॉल, सबको एरिस्टोटल क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन है। तो अगर हमें सम अप करना है तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज अ रेवोल्यूशन। पहला, अ चेंज इन सेट ऑफ रूलर्स। दूसरा, अ चेंज विच इज पॉलिटिकल इन नेचर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल तो अगर आप देखेंगे ना, सीबीआई को भी अगर आप गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकाल देंगे तो बोलेंगे भाई ये तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आ गया। अब पैलेस रेवोल्यूशन, जैसे नेपाल में हुआ था कि एक राजा हैं, अपने पूरे परिवार के साथ सो रहे हैं और कोई और आता है और राजा को मार देता है और बोलता है आज से मैं राजा। तो पैलेस रेवोल्यूशन जो है, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह में देखा होगा आपने, अकॉर्डिंग टू हिम इवन दैट इज़ अ रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके की रेवोल्यूशन, अ चेंज फॉलोड बाय वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, ब्लडशेड, इन सब चीज़ों को वो क्या बोल रहे हैं कि ये रेवोल्यूशन है। नाउ एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है, एरिस्टोटल स्टेटस कोइस्ट है, एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस के एक दिग्गज हैं। वो देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को एक सड़क पे चलते हुए क्रांतिकारी की तरह नहीं, कि जिनको है कि आज़ादी नहीं चाहिए, वो कन्हैया कुमार नहीं है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है? मान लो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी में कहीं पे बैठे हैं वो, तो अगर सड़कों पे चेंज होगा, लोग इकट्ठे होंगे और कभी शाहीन बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, कभी सिंघू बॉर्डर पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो एरिस्टोटल ऊपर से देख रहे हैं। इनफैक्ट आप सब लोगों को एक चीज़ अदरवाइज याद रखनी है, मैनी ऑफ यू we would be following different channels on YouTube and many teachers would be teaching these scholars
जो हम थिंकर्स वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली कार्ल मार्क्स वगैरह, कि वो सोशियोलॉजी में भी हैं वो थिंकर्स। तो सोशियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स भगवान है। हमारे हिसाब से एरिस्टोटल के हिसाब से देखो तो कार्ल मार्क्स दरिंदा है, बोल रहा है सब लोग इकट्ठे हो जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, चलो भाई मारो सबको। तो आपने ये समझना है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने सड़क पे क्रांतियां नहीं लेकर आनी, आपको तो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है। ऑलरेडी थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, एरिस्टोटल यही समझा रहे हैं। वो बोलते हैं भाई इधर से देखो, ऊपर से, यहाँ पर आप बैठे हो, ये आपके नीचे से कोई भी पॉलिटिकल चेंज आ रहा है किसी भी तरीके का, ये सही नहीं है, स्टेटस कोइस्ट है। क्यों? ये बोलते हैं कि जब इस तरह के चेंजेस आते हैं, दे ब्रिंग विद देम वायलेंस, दे ब्रिंग दिस चेंजेस से होता कुछ नहीं है, 25-30 साल का वायलेंस होता है, फिर दोबारा वही सिचुएशन आ जाती है। तो ये क्या बोलते हैं कि यार होते क्यों हैं रेवोल्यूशंस, आते क्यों हैं? टाइप्स तो आपको समझ आ गई, कितने टाइप्स के रेवोल्यूशन हैं, आते क्यों हैं? पहला बोलते हैं भाई ये मुझे सब पता है, ये जितने धरने वरने जो कुछ होता है इनके पीछे क्या होता है, यूनिवर्सल पैशन फॉर प्रिविलेज कॉजिंग मैन टू रिजेंट एंड रिबेल अगेंस्ट देयर अगेंस्ट द रूलर्स, कि यार ये क्या बात है, हमें भी तो पावर में जाना चाहिए, कब तक ऑपोजिशन में बैठेंगे हम, आओ भाई जरा करें इकट्ठे लोगों को, ठीक। तो फिर वो बोलेंगे कि चलो इस मुद्दे पे हम जो है men who are above us on a level or holding higher ranks than us or holding greater wealth than us, इनके अगेंस्ट हमने करना है रेवोल्यूशन। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा सच में भी होता है कि जो रूलिंग क्लास है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास या किसी एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को मिसट्रीट कर रही होती है, ऑब्वियसली उनको गुस्सा आएगा, ठीक। तीसरी चीज़ क्या हो जाती है कि पोजेशन बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ पावर, यहाँ पर कुछ लोगों के पास ही पावर पूरी की पूरी वो है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर ही बहुत सारे लोग होंगे, से मान लो ये एक मोनार्क है, इसके पास डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, इन्हीं के ओलिगार्क्स होंगे, इनको लगेगा कि यार इस राजा को हटाना है। फिर कई बार ग्राउंड पे भी कुछ हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कुछ बहुत खराब करना चाहते हों, बट टू काइंड ऑफ क्रिएट दिस स्मोक स्क्रीन टू कंसील देयर ओन मिसडीड्स, दे कैन डू व्हाट, दे कैन क्रिएट दिस रेवोल्यूशन, क्या रेवोल्यूशन आ गया, उसकी आड़ में मैंने अपनी मिसडीड छुपा ली, ठीक। फिर उसके बाद में स्टेट की अगर हम बात करें, सरकार की, अगर सरकार के पास में ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इफ देयर इज दिस डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टेरिटरी ऑफ द स्टेट, सोशल पावर ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक पावर ऑफ द स्टेट एंड अदरवाइज, इससे क्या होगा कि स्टेट इतनी बड़ी हो गई, इनको भी अपने अंडर ले आए, इनको भी अपने अंडर ले आए, इनको भी अपने अंडर ले आए, तो यहाँ के लोग होंगे, इनको लगेगा कि रेवोल्यूशन आना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं जो एरिस्टोटल देते हैं कि इस तरह से रेवोल्यूशन आ जाता है। अब आपको फिर लगेगा इस बात से रेवोल्यूशन कैसे आ जाएगा, उस बात से रेवोल्यूशन कैसे आ जाएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे कि आपका रेवोल्यूशन नहीं, नॉट योर डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन। दिस इज वाई राइट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई टोल्ड यू कि एरिस्टोटल के हिसाब से रेवोल्यूशन क्या है। अब अगर स्टेट बहुत बड़ी हो गई, टेरिटरी बहुत बड़ी हो गई, तो कोई तो ऐसा एरिया होगा ना जिनको लगेगा कि यार जो हमारी सेंट्रल पावर है वो हमारी सुनती नहीं है, हम यहाँ पर कोई चेंज ले आते हैं। अगर उतना सा चेंज भी आ गया तो एरिस्टोटल के हिसाब से तो वो रेवोल्यूशन है ना, यू अंडरस्टैंड। तो होगा क्या, इसी तरह से एक और चीज़ भी वो बोलते हैं कि अगर कोई अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर्स होंगे जो लोगों को मैंगो पीपल बोलेंगे, करप्शन करेंगे, जब करप्शन होगी तो फिर बोलेंगे कि यार मुझे तो पता ही नहीं लगा करप्शन कैसे हो गई एंड सो ऑन, तो क्या होगा, वो बोलते हैं कि फिर डेमागॉग्स आएंगे जो बोलेंगे सब मेरे साथ आ जाओ और 100 दिन में सब चेंज कर देंगे, रेवोल्यूशन आएगा। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एरिस्टोटल बोलते हैं कि इस तरह से रेवोल्यूशंस आते हैं। कुछ ह्यूमन स्पिरिट के रीजंस हैं कि मुझे पैशन है, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए एंड सो ऑन, कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। एक और चीज़ जो ये बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि इनइक्वालिटी से रेवोल्यूशन आता है, बट नॉट ओनली इनइक्वालिटी होने से, इनइक्वालिटी की परसेप्शन होने से भी रेवोल्यूशन आता है। इफ़ आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि मेरी कंट्री में बहुत इनइक्वालिटी है,
आई एम लाइकली टू गो अगेंस्ट दिस स्टेट। तो सरकार को क्या है, इनइक्वालिटी जो है उसको तो कंट्रोल करना ही है, लोगों को लग ना रहा हो कि इनइक्वालिटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ एरिस्टोटल डॉक्टर के बेटे हैं, डॉक्टर के बेटे हैं, सिर्फ वो थोड़ी हैं कोई लैब अटेंडेंट के बेटे थोड़ी है कि सिर्फ रिपोर्ट पकड़ा देंगे जी आपको ये प्रॉब्लम है। क्या करेंगे वो? साथ में रेमेडी भी देंगे, दवाई भी लिख के दे रहे हैं, बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ इसको ठीक कैसे करना है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि यार ह्यूमन पैशन है एक, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आते हैं। तो क्या करो, ये बोलते हैं कि स्पिरिट में, लोगों की स्पिरिट में ब्रिंग दिस स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस ऑफ लॉ। लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हो कि यार मैं ज़्यादा लॉ अबाइडिंग हूँ, नहीं 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 मैं ज़्यादा लॉ अबाइडिंग हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉट टू मॉल ट्रीट एनी क्लासेस ऑफ पीपल। किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या ना करे, सेग्रीगेट ना करे, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्सक्लूड ना करे डेवलपमेंट से, सबके सब लोग उसकी पॉलिसीज़ का पार्ट हों। अगेन आपको एक चीज़ और समझनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट ग्रीक, उस समय के हिसाब से देश की इन सब की जनसंख्या कितनी है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, 6000 लोग, 8000, 5000, इस तरह की कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ये। अगर एरिस्टोटल को कभी ये बोलता कोई कि यू नो अ टाइम विल कम व्हेन एक कंट्री में 140 करोड़ लोग होंगे, अभी तो मतलब जितने में लेक्चर चल रहा है 145 हो गए होंगे, बट यू गेट द आइडिया कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश बनेंगे, तो उनको लगता कि भाई सीरियसली पागल हो जाते। बट एनीवेज, तो ये बोल रहे हैं कि किसी को एक्सक्लूड नहीं करना। और एक और चीज़, रेवोल्यूशन को रोकना है तो एक चीज़ तो और करनी पड़ेगी, टू कीप द पेट्रियाटिज्म एट फीवर पिच। ऐसा लगना चाहिए कि मैं इससे बड़ा देशभक्त, वो उससे बड़ा देशभक्त। देशभक्ति को जितना ज़्यादा आप लोगों में रखोगे कि सरकार के खिलाफ सोचना, पॉलिटिकल चेंज लाना, एंटी नेशनल हो जाओगे आप। अगर ऐसी वाली फीलिंग दे रहे हो आप, तो फिर क्या है, सब बिल्कुल ठीक है, इस तरह की चीज़ें देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैच देम व्हेन दे आर यंग। द यंग्स मस्ट बी ट्रेन्ड इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, whatever the constitution may be. Young ones must be disciplined to social habits, you know, such kind of social habits which are keeping them in harmony with the maintenance of the constitution. The young ones, छोटे छोटे बच्चे, they must learn to think and act, you know, कि they are an integral part of a particular form of political society. They must feel कि यार हाँ, ये जो political society है, ये मेरा देश है, मैं इसका integral part हूँ। मैं आपको इसका example बताता हूँ। मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, सच में चंडीगढ़ में रहता हूँ। 350-400 किलोमीटर दूर अमृतसर है, उसके आगे लाहौर। अगर कोई बच्चा, ये YouTube पे लेक्चर है, लाहौर का कोई बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, वो बढ़िया समझेंगे इस लेक्चर को। इनफैक्ट हमने पंजाब PCS के लिए पढ़ाया था, एंड देन दे वर कमेंट्स हमारी वीडियोस के नीचे फ्रॉम पाकिस्तान कि सर योर वीडियोस रियली हेल्प मी टू क्लियर पटवारी एग्जाम इन पाकिस्तान, टू क्लियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेल्स एग्जाम इन पाकिस्तान। एंड देयर वाज दिस वन कमेंट वेयर इन अ स्टूडेंट रोट दैट सर मैं टीचिंग की मेरी जॉब लगी है पाकिस्तान में, थैंक यू फॉर योर लेक्चर्स। हमने उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, उसमें क्वांट, रीजनिंग, एथिक्स, ये यू नो ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंडिया स्पेसिफिक। पॉइंट इज, अगर मैं ऐसे भी करूँगा ना कि क्या वो समझ पाएगा कि मैं सार्केस्टिकली कर रहा हूँ, इन एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, साइन लैंग्वेज तक समझ पाएंगे। बट इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार जाता है। यहाँ पर कोई कोहिमा में बच्चा बैठा है जिसको मेरी भाषा समझ भी नहीं आ रही, यहाँ पर कोई साउथ इंडिया में कोयम्बटूर में कोई पर्सन है हु इज सेइंग कि सर प्लीज़ टीच इन इंग्लिश, वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया। यहाँ पर कोई यूपी में बच्चा बैठा जो बोल रहा है सर हिंदी में PDF दे दीजिए, एंड सो ऑन। कोई मेरा कश्मीर में भाई बैठा है, एंड सो ऑन। इंडिया मैच हार रहा है तो हम सबको दुख हो रहा है, इनको नहीं हो रहा। इंडिया मैच जीत रहा है, हम सबको खुशी हो रही है, इनको नहीं हो रही, और हो भी सकते हैं। यू गेट द आइडिया। द आइडिया इज कि what is it that I'm sharing with this person, this person, this person, this person, but not with this person, not with somebody from Mongolia, not with somebody from Russia. Political identity. हम इंडियन हैं,
वो मंगोलियन है, कोई जापानीज़ है, कोई चाइनीज़ है एंड सो ऑन। अब बचपन से ही जब आप किसी को एरिस्टोटल बोलते हैं, सिखा दोगे कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ठीक, ऐसे जन गण मन जय भारत की, और वहाँ पर कि हिंदी हम, बलूची हम, पंजाबी हम, पठान हम सब हैं, सब पाकिस्तानी, ऐसे वाली जब उनको आपने फीलिंग दे दी, तो वो क्या होगा, that now young ones they are learning to think and act as an integral part of a particular form of political society. इंडिया पॉलिटिकल सोसाइटी बन जाता है। एरिस्टोटल बोलते हैं ये वाली फीलिंग दीजिए ना लोगों को, जब ये वाली फीलिंग देंगे तो लोग क्या फील करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही, नाउ वी आर पार्ट ऑफ वन पॉलिटिकल, नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर गोइंग टू फॉलो द लॉ, एंड रेवोल्यूशन के प्रति वो उतने ज़्यादा टिल्टेड नहीं होंगे। So with this, I will wind up today's lecture. I'll see you in next class. Take care.